जरूर, मैं इस कहानी को हूबहू पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। सूरज की आखिरी किरणें थार के रेगिस्तान को सुनहरी चादर में लपेट रही थीं। एक जीप धूल उड़ाती हुई वीराने के बीच से आगे बढ़ रही थी। जीप में बैठी माया अपने कैमरे से आसपास की तस्वीरें खींच रही थीं। ये है कालापुरा गांव? माया ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ, लेकिन मैं आपको गांव के बाहर ही छोड़ दूंगा। रात से पहले लौटना होगा, वहां अंदर अजीब चीजें होती हैं। माया हंसी, अंधविश्वास, मैं रिसर्चर हूं, इन कहानियों से नहीं डरती। ड्राइवर ने सिर हिलाया, डरना नहीं चाहिए, पर गांव वाले कहते हैं वहां आत्माएं अब भी भटकती हैं। इस भाग में माया गांव में कदम रखती है और पहली रात की घटनाएं कहानी को और रहस्यमय बनाती हैं। माया को गांव के पुराने किले में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें 1857 की घटनाओं का जिक्र है। पता चलता है कि गांव पर श्राप एक निर्दोष महिला राजबाई की मौत से जुड़ा है। रात को माया को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि गांव के लोग रात के समय घरों में ताले लगाकर मंत्र पढ़ते हैं। एक अंधेरी रात में माया एक बुढ़िया से मिलती है जो बताती है कि राजबाई आज भी गांव के कुएं के पास रोती है। माया गांव के इतिहास को खंगालती है और पता चलता है कि गांव के लोगों ने राजबाई को डायन बताकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने गांव को श्राप दिया था कि हर 100 साल में उसकी आत्मा लौटेगी और गांव को विनाश की ओर ले जाएगी। माया गांव की आत्मा से मिलने की कोशिश करती है और राजबाई की आत्मा के दर्द को समझती है। अब वो निर्णय लेती है कि गांव को बचाने के लिए वो आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। माया जैसे ही गांव के बाहर क्षेत्र में पहुंची, वहां का सन्नाटा कुछ अजीब था। आसमान पर काले बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी ने वक्त को रोक दिया हो। ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोकी और कहा, मैडम, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूं। माया ने उसे पैसे दिए और भारी बैग उठाकर गांव की ओर चल पड़ी। गांव में दाखिल होते ही उसने देखा कि हर घर की खिड़कियां बंद थीं। कोई बच्चा सड़क पर नहीं खेल रहा था, न ही कोई आदमी बुजुर्ग नजर आ रहा था। सड़कें वीरान थीं और घरों के बाहर लगे पुराने दियों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये गांव कभी जीवंत रहा होगा। क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? माया ने मन ही मन सोचा। उसी समय दूर से एक बुजुर्ग औरत की आवाज सुनाई दी, बिटिया, कहाँ चली आ रही हो? शाम होने वाली है, लौट जाओ। माया ने मुड़कर देखा। एक झुकी हुई काया, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं, लेकिन उनमें कोई रहस्य छुपा था। नमस्ते दादी, मैं माया हूँ, पत्रकार हूँ, इस गांव के इतिहास पर रिसर्च कर रही हूँ। 2 दिन यहाँ रुकना है। बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, इतिहास मत खंगाल बिटिया, जो दफन हो गया उसे दफन ही रहने दो। ये गांव जीवित नहीं, ये आत्माओं का बसेरा है। माया मुस्कुरा दी, मैं डरती नहीं, आप कोई ऐसा कमरा बता दीजिए जहां मैं रुक सकूं। बुढ़िया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मेरे घर में ऊपर का एक कमरा खाली है, लेकिन रात के समय बाहर मत निकलना। कुछ भी हो जाए, आवाजें आए तो जवाब मत देना। माया ने हामी भर दी और बुढ़िया के पीछे चल दी। रास्ते में वो 4 दीवारी से घिरे एक किले जैसे पुराने भवन के पास से गुजरी। उसकी दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे और दरवाजे पर लाल सिंदूर से लिखा था, ये स्थान शापित है। ये क्या है? माया ने पूछा। बुढ़िया बोली, यह राजबाई की हवेली है, कोई नहीं जाता वहां, जो गया वो लौटा नहीं। माया को दिलचस्पी बढ़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर वो ऊपर के कमरे में पहुंची। कमरा पुराना था, लकड़ी की अलमारी, एक चारपाई और दीवारों पर पुराने देवी देवताओं के चित्र। एक कोने में धूल जमी हुई एक संदूक रखा था। रात होते ही पूरा गांव जैसे सो गया, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। माया ने कैमरा और लैपटॉप निकालकर नोट्स लिखने शुरू किए, लेकिन तभी नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ, मुझे मत जलाओ। माया चौंकी। उसने खिड़की से बाहर झांका, कुछ नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और भी पास से, मैं निर्दोष थी, मुझे क्यों मारा? माया ने कैमरा उठाया और नीचे उतरने लगी, लेकिन उसे बुढ़िया की बात याद आई, आवाजों का जवाब मत देना। वो रुकी, सांसें तेज हो गईं। तभी किसी ने कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। माया, दरवाजा खोलो। एक धीमी मगर डरावनी आवाज। माया कांप उठी।
ये आवाज बुढ़िया की नहीं थी। वो दरवाजे की ओर देख रही थी जब अचानक दरवाजे के नीचे से किसी की छाया गुजरी, एक औरत की परछाई, लेकिन पैर नहीं थे। माया की रूह कांप गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और चादर ओढ़कर कोने में दुबक गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो हिम्मत करके बाहर निकली। नीचे सब कुछ सामान्य था। बुढ़िया रसोई में कुछ पका रही थी। तुमने सुना नहीं? माया ने घबराई आवाज में पूछा। बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, हम सब सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं। यही वजह है कि आज तक कोई जिंदा बचा है। माया अब और ज्यादा दृढ़ हो गई थी। वो जानना चाहती थी इस राजबाई की कहानी, जानना चाहती थी कि किसने उसे मारा, क्यों गांव शापित हुआ। कहानी अब शुरू होने वाली थी, सच्चाई के उस दरवाजे की ओर जिसकी हर ईंट पर मौत की दस्तक थी। सुबह की ठंडी हवा में माया मंदिर की ओर जा रही थी, जो गांव के अंतिम छोर पर एक ऊंचे टीले पर बना था। रास्ता सुनसान था और हर ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। गांव के लोग अब भी दरवाजे बंद किए बैठे थे, खिड़कियों से झांकते थे, पर बाहर आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माया के मन में रात की घटनाएं अब तक घूम रही थीं, वो अजीब आवाजें, बिना पैरों की छाया और वो स्त्री की चीखती हुई पुकार, मुझे मत जलाओ। वो जान चुकी थी कि कोई बहुत बड़ा रहस्य इस गांव की आत्मा में छुपा है, और ये आत्मा है राजबाई। मंदिर की दीवार पर उकेरी गई एक सच्चाई। मंदिर तक पहुंचने में उसे करीब 20 मिनट लगे। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर समय के निशान थे, पर सबसे चौंकाने वाली बात थी उस मंदिर की पिछली दीवार पर खुदा हुआ एक दृश्य। दीवार पर काले पत्थर में उकेरा गया था, एक महिला को लोगों ने रस्सियों से बांधकर गांव के बीच जलती चिता पर फेंका। उसके चेहरे पर डर नहीं था, गुस्सा था। आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की आग थी। नीचे लिखा था, यहां जली थी निर्दोष राजबाई 13 मई 1859 को, और इसी दिन शापित हुआ था कालापुरा। माया का दिल बैठ गया। 1859, माया ने अपनी डायरी में लिखा, मतलब 166 साल पहले। लेकिन लोगों के डर और वो आत्मा अब भी जीवित है। उसे मंदिर के कोने में एक पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। धूल साफ करने पर पढ़ा, हर 100 साल बाद लौटेगी वो, जब भी कोई बाहरी सत्य जानने की कोशिश करेगा। माया की सांस रुकने लगी। क्या मैं ही वो बाहरी हूं जिसकी वजह से आत्मा फिर जाग चुकी है? वो जब वापस बुढ़िया के घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर कई ग्रामीण जमा हो गए थे। सबकी आंखों में डर था। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें माया से नहीं मिल रही थीं। क्या हुआ? माया ने पूछा। एक ग्रामीण बोला, आज रात एक औरत की लाश मिली है कुएं के पास। उसका चेहरा जला हुआ है, बाल बिखरे हुए, और हाथ में वही लाल चूड़ियां जो राजबाई पहना करती थी। माया दंग रह गई। क्या मतलब है इसका? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, शाप शुरू हो चुका है बिटिया, तुमने मंदिर जाकर उसे जगा दिया। माया गुस्से में आ गई। मुझे जानना है सच्चाई। आप सब चुप क्यों हो? आखिर राजबाई को क्यों जलाया गया था? और ये गांव उस दिन से पहले कैसा था? बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, राजबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो इस गांव के ठाकुर की रखेल थी, मगर दिल से वो गांव वालों के लिए देवी जैसी थी। बीमारों का इलाज करती थी, मरे हुए पशुओं को छूकर जिंदा कर देती थी। लोग उसे जादूगरनी मानने लगे थे, लेकिन ठाकुर की पत्नी ने उसे डायन घोषित करवा दिया और सारे गांव वालों ने मिलकर उसे चिता पर फेंक दिया। उसने मरने से पहले शपथ ली थी, तुम सबके खून से मेरी आत्मा सींची जाएगी, हर पीढ़ी में मैं लौटूंगी और हर बार कोई मेरा दर्द जिएगा। माया को अब समझ आने लगा था, ये केवल आत्मा की कहानी नहीं, एक स्त्री के अपमान और बलिदान की भी दास्तान थी। राजबाई की आत्मा न्याय मांग रही थी, बदला नहीं। शाम होते होते हवा में फिर अजीब गंध फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो, पर लकड़ी नहीं, मांस का गंध। माया ने खिड़की बंद की, मगर बाहर से एक अजीब लोरी की आवाज आ रही थी, सो जारी माया, जलना है तुझे भी एक दिन। उसका दिल कांप उठा। वो खिड़की के पास गई, पर्दा हटाया और देखा। राजबाई की परछाई, एक काले घूंघट में औरत, बिना पैर के, फलक में तैरती हुई, आंखों से खून बह रहा था। माया चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब माया की आंख खुली, बाहर अभी भी अंधेरा था। घड़ी ने सुबह के 6 बजे दिखाए, लेकिन सूरज की कोई किरण नहीं। बुढ़िया ने कहा, शाप अब पूरी तरह जाग चुका है। अब सूरज नहीं निकलेगा जब तक राजबाई को मुक्ति न मिले, और उसकी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है माया। मुझे क्या करना होगा? माया ने कांपते स्वर में पूछा। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुझे उस किले में जाना होगा जहां राजबाई को कैद किया गया था, और ढूंढनी होगी वो चीज जो उसे इंसान से आत्मा बना गई। इतिहास जब खून से लिखा जाता है तो उसकी स्याही चीखती है। माया अब वही नहीं रही थी जो गांव में पहली बार आई थी। हवेली से लौटने के बाद उसकी आंखों में कोई अलौकिक चमक थी, उसकी आवाज में गंभीरता और उसकी चाल में अजीब सी ठहराव। उसने हवेली से जो डायरी लाई थी वो राजबाई की आत्मा का असली इतिहास थी, एक ऐसा सच जिसे दबा दिया गया, मसल दिया गया और जिंदा जला दिया गया। माया ने तय किया था, अब सच्चाई को सामने लाना ही उसका मिशन है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अगली सुबह गांव के मंदिर के प्रांगण में पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, औरतें, जवान ऑल केम टुगेदर, कुछ उत्सुक थे, कुछ डरे हुए और कुछ गुस्से में।
माया मंच के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में थी वही पुरानी डायरी। गांव का सरपंच बोला, तू फिर से राजबाई का नाम ले रही है? क्या तुझे पता है तू किस आग को हवा दे रही है? माया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं आग बुझाने आई हूं, लेकिन राख नहीं, सच्चाई की मशाल लेकर। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। राजबाई के शब्दों में दर्द, पीड़ा और क्रांति थी। ठाकुर मुझे चाहता नहीं था, वो मुझे छीनना चाहता था। जब मैंने इनकार किया तब मेरे खिलाफ जादू टोने का झूठ फैलाया गया। रियासत की रानी ने पंचायत में मेरे लिए मौत मांगी। गांव वालों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और मुझे बांधकर उस चबूतरे पर चिता पर फेंक दिया जहां आज मजार बनी है। मैं चीखती रही पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, और उस आग में जलती हुई मैंने कसम खाई, मेरी मौत का इतिहास इसी मिट्टी में लिखा जाएगा, पर कोई न कोई एक दिन इसे पढ़ेगा और दुनिया को बताएगा कि मैं राक्षसी नहीं, न्याय की देवी थी। एक बुजुर्ग औरत फूट फूट कर रोने लगी। मैं तब बच्ची थी। मेरी नानी ने बताया था कि राजबाई ने मेरी माँ की जान बचाई थी, पर हम डर के मारे चुप रहे। माया ने डायरी गांव के सामने रख दी। ये सिर्फ राजबाई की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों का अपराध है, और अपराध छुपाने से नहीं, स्वीकारने से माफ होते हैं। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और आसमान में अंधेरा घिर आया। माया ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, अब वक्त है उस बलिदान की राख को न्याय में बदलने का। गांव में रहने वाला एक युवक विराज ठाकुर सामने आया। वो ठाकुर वंश का आखिरी वारिस था। उसने माया को घूरते हुए कहा, अगर तू सच में आत्मा से जुड़ चुकी है तो चल चल उस पुराने किले में और साबित कर कि तू झूठी नहीं। माया मुस्कुराई। चलो। विराज, माया और कुछ गांव वाले उस पुराने किले की ओर निकल पड़े। रास्ता वीरान था। हवेली की टूटी हुई छतें, गिरी दीवारें और दीमकों की गंध वातावरण को भयानक बना रही थी। किले के तहखाने में अब भी वो सलाखें थीं, लेकिन इस बार माया को जमीन पर एक नया निशान दिखा, खून की सूखी धारी जो धीरे धीरे चमक रही थी। माया ने डायरी से एक मंत्र पढ़ा और अचानक जमीन हिलने लगी। दीवार का एक हिस्सा खुल गया और उसके अंदर था एक पुराना बक्सा। बक्सा खोला गया तो उसमें एक खोपड़ी, एक टूटी हुई चूड़ी और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर कोई ठाकुर वंश का पुरुष इस सच्चाई को स्वीकार कर ले तो मेरा श्राप टूट सकता है, पर अगर उसने फिर से झूठ बोला तो उसकी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। माया ने विराज की ओर देखा, अब बोलो विराज ठाकुर, क्या तुम सच स्वीकार करते हो? विराज कांप रहा था। उसका माथा पसीने से तरबतर था। हाँ, मेरे पूर्वजों ने घिनौना अपराध किया। राजबाई निर्दोष थी, उसे जबरन मार दिया गया और हमें शर्मिंदा होना चाहिए। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, किले की दीवारों पर से धूल हटने लगी, सलाखें गायब हो गईं और खून की धारी मिट गई। आसमान में बादल हट गए। 5 दिनों बाद सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। माया ने ऊपर देखा, किले की छत पर खड़ी थी राजबाई की आत्मा। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसकी जली हुई त्वचा अब चमकने लगी, बाल हवा में लहराए और आंखों में आंसू नहीं, सुकून था। तूने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हूं। राजबाई की आत्मा हवा में विलीन हो गई। उसके पीछे एक सफेद चमक की लहर रह गई जो पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन गांव के लोग माया को विदा कर रहे थे। बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अकेली आई थी, लेकिन तूने हमें एक साथ जीना सिखाया। अब कालापुरा सचमुच जी उठेगा। माया ने डायरी गांव के पुस्तकालय में रख दी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि किसी एक स्त्री की चुप्पी को कुचलना शाप बन सकता है। जहां एक आत्मा मुक्त होती है, वहीं दूसरी पुकार उठती है। राजबाई की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कालापुरा गांव धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगा था। मंदिरों की घंटियां फिर से गूंजने लगीं, बच्चे गलियों में खेलते दिखने लगे और हवेली की छाया अब डरावनी नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी। माया के चेहरे पर संतोष था, लेकिन उसके अंदर अब भी एक बेचैनी पल रही थी। हवेली की रात, आत्मा का स्पर्श और डायरी की आखिरी पंक्तियां बार बार उसके जहन में गूंजती थीं। राजबाई सिर्फ शुरुआत थी। अन्याय की जड़ें बहुत गहरी हैं और आत्माओं की गिन